दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 कवर करता है। और आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को मिलाकर बनता है हमारे संविधान का पार्ट 1। मतलब हम इस चैप्टर में पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में जो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है इंडिया दैट इज भारत। वर्ड क्या है? इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। एक तो इंडिया दैट इज भारत कहा बिकॉज जब संविधान बना तो कुछ लोगों का कहना था कि नाम पुराना होना चाहिए, जो चलता आया है भारत वर्ड होना चाहिए, हमारे नाम भारत नाम से होना चाहिए देश का। कुछ लोगों ने कहा मॉडर्न नेम रखो, इंडिया रखो। तो दोनों की ही मानते हुए इंडिया दैट इज भारत के नाम से डिनोट किया गया। और दूसरा साफ साफ लिखा कि भारत क्या है, स्टेट्स की यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया कि स्टेट्स मिलकर कोई एग्रीमेंट करके भारत नहीं बना हुआ, ये सभी स्टेट्स की क्या है, ये यूनियन है। कोई भी स्टेट इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता। और हमने इतने सारे स्टेट्स रखे क्यों हैं? बिकॉज हमारा देश बहुत बड़ा देश है, एडमिनिस्ट्रेशन इजी रहे, इसीलिए देश को अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है। यह कारण बताया गया है संविधान के अंदर अलग अलग स्टेट्स होने का। अब यूनियन जो है आर्टिकल 1 के अंदर भारत को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि एक तो वो टेरिटरीज, एक तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स हो गई, स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया में आते हैं। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ये भी क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। और टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड एट एनी टाइम, फ्यूचर का भी ध्यान में रखा कि कल को अगर कोई और टेरिटरी अगर अक्वायर करता है भारत तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेगी। तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और फ्यूचर में कोई भी टेरिटरीज अगर जुड़ी तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेगी। और ऐसा हुआ भी। संविधान बनने के बाद में दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, सिक्किम, कई तरह की और टेरिटरीज हमारे देश के अंदर जुड़ी और वो भी हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनी। दूसरा, जो अपना संविधान है, संविधान के शेड्यूल 1, अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है। संविधान के साथ जो शेड्यूल्स अटैच्ड हैं, तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, सारे स्टेट्स और सारे यूटीज के नाम दिए हुए हैं, सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हुए हैं। एट प्रेजेंट जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। और अब जितने स्टेट्स का जिक्र किया गया है हमारे संविधान के अंदर, सारे के सारे स्टेट्स पे हमारे देश का संविधान समान रूप से लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, सभी स्टेट्स पे हमारे देश का संविधान समान रूप से लगता है। जे&के को छोड़कर उसका संविधान खुद का अलग है। बाकी सभी स्टेट्स पे समान रूप से लगता है, लेकिन फिर भी कुछ और एक्सेप्शन भी है। जैसे पार्ट 21, हमारे संविधान में पार्ट 21 में कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन मतलब इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जो बाकी स्टेट्स के पास नहीं है। वो जब हम पार्ट 21 करेंगे, प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वो स्टेट कौन कौन से देख लीजिए। 10 स्टेट हैं ये, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। ये 3 तो पड़ोसी ही है लगभग। आप याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये 3 तो पड़ोसी हो गए ना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। और इसके अलावा फिर एक अलग से आंध्र प्रदेश याद कर लो। बाकी फिर 7 सिस्टर्स में से उठने वाले स्टेट, एक तो सिक्किम अलग हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास 10 स्टेट है, दोबारा देख लो, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात इकट्ठे याद कर लो, आंध्र प्रदेश अलग, और सिक्किम 7 सिस्टर के बिल्कुल बगल वाला सिक्किम। और 7 सिस्टर में से कुछ स्टेट हमने लिए, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। इसके बाद में और क्या एक्सेप्शन है, एक 5th एंड 6th शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर। 5th, 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज है उनके लिए। कुछ स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं। तो वो 5th एंड 6th शेड्यूल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है कि ये क्या है, स्टेट्स की यूनियन है,
यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। भारत और इंडिया दोनों वर्ड यूज किए गए। हमारे पास 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और सारे प्रोविजन समान रूप से लगते हैं। ये कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ के बाकी संविधान सब स्टेट्स पे समान रूप से लगता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इंटरकनेक्ट करके पढ़ा जा सकता है। मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं। आर्टिकल 2 में तो क्या है कि हमारा देश एक सोवरेन स्टेट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर वो सोवरेन स्टेट है तो वो दूसरे स्टेट्स को अक्वायर कर सकता है, दूसरे जो टेरिटरीज है उनको अपनी सीमा में मिला सकता है। ऐसी पावर आर्टिकल 2 में है हमारे देश की पार्लियामेंट के पास। और आर्टिकल 3 कहता है कि आपने दूसरे स्टेट्स की जो दूसरे जो टेरिटरीज उनको नहीं मिलाना, जो आपके पास ऑलरेडी टेरिटरीज हैं, मतलब जो आपके पास 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप इनमें आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हो। इंटर स्टेट एडजस्टमेंट अलाउड है। तो दोनों प्रोविजन हम डिटेल में देखते हैं। पहले आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 दो पावर देता है पार्लियामेंट को। संविधान का आर्टिकल 2 देश की पार्लियामेंट को दो पावर देता है। पहली पावर देता है एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, हमारे देश के अंदर दूसरे स्टेट एडमिट करना। न्यू स्टेट मतलब जो ऑलरेडी किसी और देश का हिस्सा हो सकते हैं, जो किसी देश की सीमा में आते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग तो वो है किसी और देश के अंदर है, एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें हमने अपने देश में मिला लिया। ऐसे ही इस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट्स, इसका क्या मतलब है कि ऐसे स्टेट जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई मान लो एरिया है, कोई टापू है जो अभी बसा नहीं हुआ है, तो उसे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं नए स्टेट के तौर पे हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की पार्लियामेंट। समझ गए? देखो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दोबारा देख लो। हमारा देश इमेजिन करो इंडिया का मैप हो गया, और बगल में मान लो कोई दूसरा कंट्री है, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हमें हमारे देश के अंदर मिलाना है, तो हमारे देश की पार्लियामेंट के पास पावर है, वो बिल पास करके उस स्टेट के हिस्से को हमारे स्टेट में जोड़ सकती है। यहां पर स्टेट का मतलब देश से है, ना कि राज्य से है। उस स्टेट के हिस्से को हमारे स्टेट में जोड़ सकती है, उस देश के हिस्से को हमारे देश में जोड़ सकती है। समझ गए? ये आर्टिकल 2 पावर देता है, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमने नहीं बसाया, बसाया स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसे ऐड कर रहे हैं। और दूसरा केस क्या है, अब भारत का आप मैप दिमाग में रखो, और मान लो लक्षद्वीप साइड कोई ऐसा टापू है जो अभी इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, हमारे देश की गवर्नमेंट चाहे तो उसको इस्टेब्लिश करके भारत की सीमा में जोड़ सकती है। समझ गए? तो दोनों पावर आर्टिकल 2 देता है। कहीं ना कहीं देश की सीमा के बाहर जाने की बात कर रहा है, जो ऑलरेडी सीमा है उससे बाहर के एरियाज नए बसाकर जोड़ लो या बसे बसाए जोड़ लो, दोनों ऑप्शन दिए इसके अंदर। आर्टिकल 3 है इंटरस्टेट एडजस्टमेंट का। इसमें क्या क्या चीजें आएगी? कह रहा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनाइटिंग टू स्टेट्स। या तो नया स्टेट बना लो कि भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग राज्य जो देश के अंदर है, उनको उनमें से टेरिटरीज अलग करके, जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के दो बने, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार के दो बने, बिहार और झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी इसी हिसाब से उन्होंने क्या है, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, मध्य प्रदेश अलग कर दिया। तो ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट से सेपरेट करके नया स्टेट बना लेना, या फिर दो स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बना देना, यूनाइटिंग टू स्टेट्स, ऐसा भी हो सकता है अगर चाहे तो। अगला है इसी के अंदर और क्या पावर है, इंक्रीज डिक्रीज ऑल्टर द एरिया ऑफ स्टेट। अगर किसी स्टेट का, एक स्टेट का एरिया थोड़ा बढ़ाना है, दूसरी स्टेट को कम करना है, कम कर लो, तो इंक्रीज करना, ऑल्टर करना, डिक्रीज करना, ये सारे के सारे पावर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास है। और ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम भी बदल सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। जैसे पौंडीचेरी का पुडुचेरी कर दिया, ठीक है, इस हिसाब से नाम चेंज हो सकता है। अब आर्टिकल 3 में ये जो पावर्स हैं कि स्टेट्स की आपस में एडजस्टमेंट करना, नाम बदलना, ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट को दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त क्या है कि जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा ये सब करने का, तो बिल को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की।
प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा पहले, फिर बिल पेश होगा। और रिकमेंड करने से भी पहले एक शर्त प्रेसिडेंट को पूरी करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को बिल रिकमेंड करने से पहले जो कंसर्न्ड स्टेट है, जिस स्टेट की बाउंड्री कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, या जिन स्टेट्स को जोड़कर एक बना रहे हो, या जिस स्टेट को तोड़कर दो स्टेट बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी कंसर्न्ड स्टेट है उससे उसके व्यूज लेने हैं। देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, सेकंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू कंसर्न्ड स्टेट। कंसर्न्ड स्टेट को बिल रेफर करेगा फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, उसके व्यूज लेने के लिए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। पहली बात तो एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, उसके व्यूज लेने हैं। जो उसने कह दिया वो मानना जरूरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? नॉट बाउंड बाय व्यूज। व्यूज लेने जरूरी है, उसका कहा मानना जरूरी नहीं है। ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो एक बार आपने व्यूज ले लिए, फिर बिल संसद में पेश हो गया, डिस्कशन हुई, उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ गई। अगर अमेंडमेंट करनी पड़ गई तो इन केस ऑफ अमेंडमेंट नो फ्रेश रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। अमेंडमेंट की आपने, अब बिल दोबारा अमेंड करके बनाया तो दोबारा व्यू लेने जरूरी नहीं है, एक बार ले लिया इनफ है। समझ गए? और इसमें क्या कहा? कंसर्न्ड स्टेट को पूछना है। अगर आप दो यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हो, या एक स्टेट बना रहे हो, या एक यूनियन टेरिटरी को किसी स्टेट में जोड़ रहे हो, तो यूनियन टेरिटरी से व्यू लेने हैं ऐसा नहीं कहा। इसलिए इन केस ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, रेफरेंस नोट नीडेड, रेफरेंस जरूरी नहीं है। तीन बातें निकल के आती है इस कंडीशन से, तो आपने ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है। आर्टिकल 1 किया हमने, आर्टिकल 2 किया, आर्टिकल 3 किया। अब हम करेंगे आगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो आपने आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो भी आपने पढ़ा, उसके लिए आपको संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा ये आर्टिकल 368 में। आपने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 368 में संवैधानिक अमेंडमेंट है। तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो आप स्टेट्स में चेंज लेके आओगे, वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब वो चेंज करने के लिए आपको नॉर्मल जैसे कानून बनता है संसद में, केवल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आर्टिकल 368 वाला स्पेशल मेजोरिटी वाला अगर आपको प्रोविजन याद हो कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो सब चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रूलिंग है, वो भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है कि यदि आप भारतीय स्टेट की कुछ हिस्सा पड़ोसी देश को देने जा रहे हो, तो ये चीज आर्टिकल 3 में कवर नहीं होती। आर्टिकल 3 में आपने पढ़ा तो है इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया स्टेट्स का, लेकिन अगर आप किसी एक स्टेट का एरिया डिक्रीज करके दूसरे देश को दे रहे हो तो वो आर्टिकल 3 में कवर नहीं होती। आर्टिकल 3 में अगर कवर नहीं होती मतलब वो संवैधानिक अमेंडमेंट मानी जाएगी, और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। जैसा हुआ भी था जब 1960 का जब वॉर हुआ, उसके बाद जब जो हमने कुछ एरिया पाकिस्तान को दिया, तब हमें संवैधानिक अमेंडमेंट लानी भी पड़ी थी। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एक और रूलिंग है, वो कहती है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट विद अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल। देखो, एक तो ये कि हमने हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे देश को दे दिया, एक ये कि बाउंड्री का थोड़ा बहुत झगड़ा है। पड़ोसी देश कह रहा है कि ये वाला एरिया मेरे में है तो आप ये एरिया मुझे दे दो, बदले में ये थोड़ा सा एरिया हमारे देश का ये आप ले लो। हमने आपस में सेटिंग की है, बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व किया है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट अगर रिजोल्व किया है, उसके लिए आपको संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 4 में क्या कवर हुआ? आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी अमेंडमेंट लेके आओगे स्टेट्स में, वो संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं है, नॉर्मल लॉ की तरह चेंज कर देना है। लेकिन देश का एक हिस्सा दूसरे देश को देने जा रहे हो तो संवैधानिक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो संवैधानिक अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 4 कहता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। दरअसल जब देश आजाद हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने देश को दो हिस्सों में बांटा, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो उस वक्त के प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 चॉइस दी गई, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर लें, या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, या वो आजाद ही रह जाएं, अपना अलग देश बनाएं।
तो उस वक्त टोटल छोटी मोटी 552 रियासतें थी, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। रह गए 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन तीनों ने मना किया, लेकिन आने वाले टाइम में किसी ना किसी तरीके से इनको भी भारत में मिला लिया गया, ये भी हम देखेंगे। और बहुत कुछ तो आप इनके बारे में हो सकता है जानते भी होंगे, बिकॉज ये काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहे हैं, स्पेशली कश्मीर का। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो गया। अब इसके बाद में एक चीज़ और हम देखें कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंदर 1950 में स्टेट्स को 4 हिस्सों में बांटा गया था, 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। तो कैटेगरी ए के अंदर तो 9 स्टेट थे जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर प्रोविंस हुआ करते थे। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर प्रोविंसेस जो होते थे, 9 स्टेट थे, वो तो कैटेगरी ए में रख दिए। ऐसे ही 9 प्रिंसली स्टेट थे जहां लेजिस्लेचर था। एक तो नॉर्मल प्रिंसली स्टेट हो गया, एक प्रिंसली स्टेट जहां पर लेजिस्लेचर था। ऐसे 9 प्रिंसली स्टेट थे, उनको कैटेगरी बी में रख दिया। ठीक है, कैटेगरी ए के अंदर तो गवर्नर प्रोविंस वाले हो गए 9, और कैटेगरी बी के अंदर 9 प्रिंसली स्टेट हैविंग लेजिस्लेचर वाले हो गए। और 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हुआ करते थे। मतलब आज के टाइम की जो यूटी होती है ना, उस हिसाब से ब्रिटिश टाइम के 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, वो कैटेगरी सी में रख दिए गए। तो 9 और 9 18, 18 और 10 28। और एक अंडमान निकोबार के लिए अलग से कैटेगरी थी, कैटेगरी डी, 28 और 1 29। इस तरीके से टोटल 29 जो स्टेट्स और यूटीज है उनको कैटेगरी ए, बी, सी, डी में बांटा हुआ था ओरिजिनल संविधान के अंदर 1950 की अगर हम बात करें तो ये हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 पढ़ा और स्टेट्स का बंटवारा देखा एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद देखिए स्टेट्स में जो बदलाव आए हैं वो डिस्कस करते हैं। दरअसल क्या है, कुछ टाइम बाद ही देश के अंदर लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। तो इसलिए धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी को काम दिया गया कि आप स्टडी करो क्या लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। और इस कमेटी की जो स्टडी थी, जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में साफ साफ मना कर दिया गया कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी स्टेट्स की डिमांड जोर पकड़ने लगी और एक पोटी श्री रामामल्लू थे, उनकी अक्टूबर 1953 में डेथ हो गई बिकॉज उन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल जारी रखी। 56 दिन भूख हड़ताल रखने के बाद में उनकी मृत्यु हुई। इनकी भूख हड़ताल इसलिए थी बिकॉज ये चाहते थे कि मद्रास में से तेलुगु स्पीकिंग लोग अलग होकर आंध्र प्रदेश नाम का अलग राज्य बनाए। और जब ये भूख हड़ताल के बाद जब इनकी डेथ हुई तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, दंगे टाइप सिचुएशन बनी। तब देश की सरकार को घुटने टेकने पड़े और आंध्र प्रदेश पहला लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना। और जैसे ही आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना तो बाकी स्टेट्स भी जिनकी अलग भाषा थी वो अपनी अपनी भाषा के हिसाब से डिमांड करने लगे कि अगर आंध्र प्रदेश अलग से लैंग्वेज आधार पर स्टेट बन सकता है तो हमारे स्टेट अलग क्यों नहीं हो सकते। तो इसके बाद फिर फजल अली कमीशन दोबारा बिठाया गया। इस कमीशन को काम दिया गया कि जब आप और स्टडी करो क्या ऐसा करना जरूरी है, क्या करें तो किस रास्ते से करें। तो इसने क्या है, इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज बेस पे लगभग रीऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होगा। कुछ और चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मेजर कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए। एक तो देश की यूनिटी और देश की सिक्योरिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको ताक पर रखकर स्टेट्स नहीं बनेंगे। दूसरा, हाँ, लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी, जिनकी लैंग्वेज सेम है या कल्चर सेम है उनको आप एक स्टेट में रख सकते हो। 2 लैंग्वेज वाले भी एक स्टेट में हो सकते हैं बशर्ते उनका कल्चर अगर सेम है तो उनको भी आप एक स्टेट में रख सकते हो, ये भी आधार ले सकते हो। और ये भी आधार रखना है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन साउंड रहनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पेसिफिक लोग अगर इकोनॉमिक साउंड नहीं है तो उनका अलग स्टेट नहीं बनना चाहिए, ऐसा इसमें एडवाइस किया गया। और जो भी आप बनाओ उस स्टेट को बनाने के बाद में उस स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए वहां के लोगों का, और कुल मिलाकर देश का भी वेलफेयर होना चाहिए।
अगर ये शर्तें पूरी होती हो फिर आप स्टेट बनाओ, ठीक है। इसके अलावा कमीशन ने और भी सजेशन दिए। कमीशन ने सजेशन दी कि जो आपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में पूरे देश के स्टेट्स को बांट रखा है ना, इसको ठीक करो। इसको सारे को हटाकर देश को 16 स्टेट और 3 यूटीज में डिवाइड कर दो। 16 स्टेट बना लो और 3 यूटी बना लो। फजल अली कमीशन की जब ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने एक्शन भी इसके हिसाब से ही लिया, थोड़ा बहुत माइनर चेंज किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 और साथ में ही संवैधानिक अमेंडमेंट लेकर आए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, इन दोनों को तो इकट्ठा कर दिया, इनमें कोई डिफरेंस रखा नहीं, इन दोनों को कर दिया इकट्ठा। और पार्ट सी के जो स्टेट थे ना, पार्ट सी पूरा ही खत्म कर दिया। पार्ट सी के कुछ स्टेट्स तो पड़ोसी स्टेट्स में मिला दिए और कुछ स्टेट्स को यूटी डिक्लेयर कर दिया। अल्टीमेटली 14 स्टेट निकल के सामने आए और 6 यूटीज बनी। इस हिसाब से इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर सभी स्टेट्स को क्या है, एडजस्ट किया। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि टाइम टू टाइम और स्टेट्स में क्या क्या चेंजेस आए, कब उनके नाम बदले एंड ऑल दैट, वो सब चीजें भी हम डिस्कस साथ साथ कर ही लेते हैं। 1960 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बावजूद उसके बाद भी काफी सारे चेंजेस आए स्टेट के टेरिटरीज के अंदर। सबसे पहला हम देखेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 के अंदर बॉम्बे से 2 स्टेट निकले, एक का नाम रखा गया महाराष्ट्र जो मराठी लोगों के लिए बनाया गया, और दूसरा था गुजरात जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए था। और दादर एंड नगर हवेली, ये दरअसल क्या है, 1954 तक पुर्तगाल के अंडर थी, पुर्तगीज अथॉरिटीज के अंडर थी। 1954 के अंदर फिर यहाँ के लोगों ने लिबरेशन ली, आज़ादी ली पुर्तगीज अथॉरिटी से, और उसके बाद 1961 तक वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट द्वारा ये दादर एंड नगर हवेली चल रही थी। 1961 के अंदर क्या हुआ, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और दादर एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और भारत से जोड़ दिया गया। देखो आप देख रहे हो ना, जब किसी दूसरी टेरिटरी को जोड़ा जा रहा है तब अमेंडमेंट एक्ट पास हो रहा है। यहां देखो एक स्टेट के 2 टुकड़े किए, हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, बट यहां जब किसी और टेरिटरी को जोड़ा तो हमें संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। फिर क्या है, गोवा, दमन एंड दीव। दरअसल क्या है, गोवा, दमन एंड दीव भी पुर्तगालियों के अंडर थे और ये तीनों यूटीज हमने पुलिस एक्शन के द्वारा अक्वायर करी पुर्तगालियों के द्वारा, और ये भी बाहर की टेरिटरी थी, हमने अक्वायर की। तो हमें 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में हमने पास किया और फिर ये हमारे इंडिया में तीनों यूटी शामिल हुई। इन 3 यूटी के अंदर से 1987 के अंदर गोवा को स्टेट का टाइटल मिल गया और बाकी जो बची दमन एंड दीव वो आज भी यूटी के तौर पर हमारे पास है, यूनियन टेरिटरी के तौर पर हमारे पास है। और नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी में दरअसल 4 एरियाज थे, पुडुचेरी, माही, कराईकल एंड यनम। फ्रेंच लोगों के पास ये चारों जगह थी और ये चारों की चारों जगह फ्रेंच ने हमें क्या है, हैंडओवर कर दी 1954 के अंदर। उसके बाद में ये अक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में हम इनको अपने पास रख रहे थे, लेकिन हमने फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पास किया और इन्हें यूटी के तौर पर हमारे देश में हमने शामिल किया। ये भी देखो किसी और की टेरिटरी थी, हमने ली है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा और हमारे यहाँ वो यूटी के तौर पर आज भी चल रही है। देन कम्स टू नागालैंड। नागालैंड क्या है, असम स्टेट से अलग होकर नागालैंड बना था 1963 के अंदर, 16th स्टेट था हमारा, और ये असम से अलग होकर भी कुछ टाइम तक क्या है, कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ क्या है, असम के अंडर रहा भी, गवर्नर ऑफ असम के कंट्रोल में कुछ टाइम रहा था, फिर ये इस स्टेट का नाम दिया गया। यहां पर फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज हमारे ही स्टेट में से हमने इसे अलग किया। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, कहानी पंजाब की है। पंजाब के अंदर जो अकाली दल था, पंजाबी सभा थी, उसके हेड थे मास्टर तारा सिंह। इन्होंने क्या है, सेपरेट सिख होमलैंड की डिमांड की कि इनको सिखों का अलग जगह चाहिए थी। तो क्या किया गया, हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे, हरियाणवी जो लोग थे, उन्हें तो अलग कर दिया गया और पंजाब के लोग अलग हो गए, और जो हिली एरिया से अटैच थे, हिमाचल प्रदेश नाम की यूनियन टेरिटरी थी, उससे वो एरियाज जोड़ दिए गए।
एंड इसके अलावा चंडीगढ़ नाम की यूनियन टेरिटरी भी साथ ही अलग निकली। 1966 में सारी घटनाएं घटी। पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, चंडीगढ़ नाम की यूटी बन गई और कुछ हिली एरियाज जो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी उसमें जोड़ दिए गए। और जो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी 1971 के अंदर वो भी क्या है स्टेट में कन्वर्ट हो गई और वो सेपरेट स्टेट के तौर पे जाने लगी, पहले जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में जानी जाती थी। देन कम टू मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। दरअसल मणिपुर और त्रिपुरा तो क्या थे, यूटी थी, ये स्टेट बना दिए और मेघालय सब स्टेट था असम के अंदर, इसे पूरा स्टेट बना दिया। ठीक है, ये घटना घटी 1972 के अंदर। 1972 के अंदर मणिपुर त्रिपुरा यूटी टू स्टेट में कन्वर्ट हो गए और मेघालय सब स्टेट टू स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सिक्किम में क्या है, चोग्याल राजा, चोग्याल सिक्किम के अंदर आप नाम याद रख लेना, चोग्याल डायनेस्टी राज करती थी, प्रिंसली स्टेट था 1947 तक। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो ये हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। हमारे पास इसका डिफेंस का जिम्मा आ गया, एक्सटर्नल अफेयर्स का जिम्मा आ गया और इसके अलावा कम्युनिकेशन का जिम्मा आ गया। 3 एरिया हमारे पास आ गए, बाकी सब स्टेट का खुद का ही रहा। फिर 1974 के अंदर क्या है, वहां के लोगों ने इच्छा जताई हमारे साथ जुड़ने की, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया हमने और एक अलग ही क्लास स्टेट की हमने लेके आए। आर्टिकल 2A स्पेशल इंसर्ट किया गया और एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं और 1975 के अंदर 1 साल बाद ही वहां की जनता से रेफरेंडम करवाया गया और हमें सिक्किम पूरा का पूरा स्टेट के तौर पर मिला और चोग्याल डायनेस्टी का जो राज था वहां पर वो बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सिक्किम की कहानी थी। देन कम टू मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्टार्टिंग से ही इसको NEFA के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, 1987 के अंदर ये यूटी से स्टेट में कन्वर्ट हो गई। पहले ये यूनियन टेरिटरी थी, फिर ये स्टेट में कन्वर्ट हो गई। और 1987 के अंदर आपने देखा था ना, गोवा भी यूटी से स्टेट बना था और ये 2 भी यूटी से स्टेट बनी थी। और लास्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये शायद आपको पता ही होगा, कुछ ही साल पहले सन 2000 की बात है, जो मध्य प्रदेश है उससे अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ये क्या है, 3 स्टेट के 6 स्टेट बना दिए गए थे सन 2000 के अंदर। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 आया था उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस आए जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा स्टेट्स के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि जो यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उत्तर प्रदेश का पुराना, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, उड़ीसा से ओडिशा रखा गया, पौंडीचेरी से पुडुचेरी रखा गया, मैसूर से कर्नाटक रखा गया। तो इस तरीके से काफी सारे नाम चेंज हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, काफी सारे नेम्स में चेंजेस आया है स्टेट के। तो दोस्तों ये था हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का चैप्टर। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।